नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में कथित आरएसएस नेता का शर्मनाक पोस्ट हुआ वायरल। मनंतरा रिजॉर्ट को लेकर पूर्व महिला मैनेजर और उसके पति ने किए कई अहम खुलासे। नैनीताल में आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण। केदारनाथ धाम के दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गमगीन वक्त में भी कुछ लोग बीमार मानसिकता का परिचय देने में लगे हैं। इसी तरह का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आरएसएस के कथित स्वयंसेवक से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल स्क्रीनशॉट में अंकिता और उसके परिवार को लेकर कई अपमानजनक टिप्पणियां की गई है। वहीं प्रदेश के लोग कथित आरएसएस के स्वयंसेवक को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कई लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मामले में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि तेजी से वायरल इस स्क्रीनशॉट को लेकर प्रदर्शन भी हो सकता है। अंकिता हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इस घटना ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य की काली करतूतों का चिट्ठा खोलकर रख दिया है। मेरठ के साकेत निवासी पति पत्नी करीब 2 महीने पहले गंगा भोगपुर स्थित मनंतरा रिजॉर्ट को छोड़कर गए थे। इशिता बताती है कि पुलकित आर्य और अंकित कर्मचारियों से बहुत ही अभद्रता से बात करते थे। मेरठ की रहने वाली रिजॉर्ट की एक्स मैनेजर ने मीडिया के सामने रिजॉर्ट के हर कारनामों का खुलासा किया है। सर, पूरा मसला ये हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। और 1 महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, पुलकित आर्य की भी, अंकित की भी और सौरभ भास्कर जी की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई। और वो कॉल 1 हफ्ते तक आई। 1 हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो 1 हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद आप आइए यहाँ पे वर्क काम कीजिए और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है 1 हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा। और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए। और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं। मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे। तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है, पक्का डिसीजन है। हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह, मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। तो हमने पटवारी जी से बात करी और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते। पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियाँ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में। और जो है उन्होंने पुलकित आर्य जी से पूछा
कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है। कि फिर उन्होंने 2-3 उन्हें ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में कि इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, माफ़ीनामा, जो कि किसी मतलब का नहीं था, वो फालतू में उन्होंने लिखवाया था झूठा माफ़ीनामा हमसे। और जो है कि उन्होंने हमारे साथ मतलब मारपीट तो की थी और हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर भी किया था। कब की घटना, कब गए थे आप, कब से ज्वाइन किया था आपने वहाँ? सर लगभग मेरे को जो है ये 6 महीने करीब पहले मैंने जो है वहाँ पर ज्वाइन किया था। और ये कब की घटना है जब आप आए? ये सर ये घटना जो है ये जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ उससे 2 दिन पहले की घटना है। कब छोड़कर? मैं सर डेट मेरे को याद नहीं है सर। अभी हाल फिलहाल में? हाँ सर, मतलब 2.5-3 महीने पहले ही हम छोड़ के आए दोनों हैं। साथ में गए थे? हाँ जी, हाँ जी। काम किस तरीके के होते थे वहाँ पर? आप दोनों साथ में गए थे मजबूर या क्यों हुए अपनी वाइफ को लाने के लिए? सर मजबूर इसलिए हुए कि मतलब उन्होंने जो है ये काम करने के बाद में उन्होंने एक तरीके से हमें बंदी बना लिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करते हो तो हम जो है ये जो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है ये हम पुलिस को दे देंगे और आपके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कराएंगे, वरना आप जब तक हम आपको बोलते हैं आप यहाँ पे काम कीजिए। आप दोनों साथ गए थे वहाँ? हाँ जी, दोनों क्या क्या काम करते थे, किस जॉब पे थे आप? सर ये वहाँ पे जो है फ्रंट का काम देखती थी, मतलब ऑफिस का काम देखती थी, एंट्री वगैरह करना, और मैं जो है वहाँ पे रूम चेकिंग वगैरह या फिर हाउसकीपिंग वर्क जो होता था वो मैं देखता था। जो वहाँ पर लड़की एक्सपायर हुई है हाँ वो जी। आपके साथ थी, आपने देखा उसके नहीं बाद? सर, वो हमारे साथ नहीं थी। जब हम वहाँ से आ गए हैं उसके बाद में एक लड़की और आई है और फिर उसके बाद में अब जो है अंकिता आई थी वहाँ पर। ठीक है। मैं मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है, पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे। तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, किस तरीके से आप working में, आप कैसे वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ। और गांजा वगैरह ये सब, नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी क्या रिजॉर्ट में। कभी आपने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। कभी ये आपके ऊपर पुलकित भी लड़कियों को मारता भी था? आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो, रिशिता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जो स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। फिर क्या कैसे छोड़ा वहाँ से आपने, फिर क्या रहा? 1 महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की
चारों की हमारे पास कॉल आती है, मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा नुशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है, फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है, फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो। मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था। मतलब वो जो लड़कियों को लेकर के आता था उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां आती थी पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था। और आपने कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ा? मैंने ज्वाइन किया था मई-जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहाँ तक कैसे पहुँची आप? हमने OLX पे जॉब ढूंढी थी और OLX के थ्रू हम वनंतरा रिजॉर्ट में गए थे। भगवान केदारनाथ की पहले चरण की यात्रा ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब दूसरे चरण की यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस महकमे ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अधिक से अधिक जवानों की तैनाती धाम सहित यात्रा पड़ावों पर की है। नवरात्रि के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी मंदिर पहुंचकर शक्ति की उपासना की। वो जूना अखाड़े के प्रांगण में स्थानीय सांसद निशंक और विधायक मदन कौशिक के साथ पहुंचे। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी ने लोकसभा अध्यक्ष को गेरुआ वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। आज इस आध्यात्मिक धर्म की नगरी अधिष्ठाता देवी कुल देवी माया देवी के चरणों में, भैरू बाबा के चरणों में आज नवरात्र के इस पावन पर्व पर दर्शन करने का मौका मिला। ये धरती आध्यात्मिक धरती, धर्म की धरती, देवी देवताओं की धरती, तप और तपस्या की धरती, जहाँ हजारों तपस्वियों ने अपनी तप और तपस्या से इस धरती को पवित्र बनाया है। नवरात्रा पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हम 9 दिन तक करेंगे। जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियारा बाजार में आक्रोशित महिलाओं और व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा अंकिता हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे महिलाओं और व्यापारियों ने हत्या में लिप्त आरोपियों के लिए सरकार से फांसी की मांग की है। आप चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं। व्यापार मंडल की ओर से बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने ये उत्तराखंड अपना अलग राज्य मांगा था और हमने इसमें आंदोलन किया। 6 महीने तक हम आंदोलन करते रहे। इसी में जहाँ भी हम गए, मुजफ्फरनगर कांड में हम गए, वहाँ हमारे जो दुर्दशा हुई इस उत्तराखंड को मांगने में। हमने ये उत्तराखंड इसलिए नहीं मांगा था कि आज हमारी जो बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कुकृत्य हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इस उत्तराखंड की धरती पर हमने सोचा था जिस प्रकार से हमारे बाहर से लोग हमारे चारों धाम में आते हैं और हमारे यहाँ पर अपने इन चारों धामों का जो हमारे भगवान पर जो विश्वास करते हैं, इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस अंकिता भंडारी के साथ जो कुकृत्य उन दरिंदों ने किया, और बड़ा दुख। उस बालिका जो अंकिता भंडारी थी उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और धन्य करता हूँ उसकी माता पिता के लिए जिसने सच्चाई की लड़ने के लिए अपने उत्तराखंड देवभूमि की जो मातृशक्तियों के जो एक मान सम्मान होता है, अपनी जान जरूर दी है लेकिन अपने मान सम्मान को गिरने नहीं दिया। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन दरिंदों का, जिन्होंने शर्मसार किया है पूरे देवभूमि को, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी ये जघन्य अपराध कर रहे हैं देश के अंदर, इनको जितनी जल्दी हो सके फांसी की फंदे पे चढ़ने चाहिए, ताकि दूसरा कोई हिम्मत न करे कि जो हमारी एक भविष्य है, इस देश के भविष्य है, इस उत्तराखंड के भविष्य है, इस देवभूमि के, उनको जो है जो पढ़ाई लिखाई करके जो है जगह जगह अपने भविष्य को और अपने माता पिता को और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और इनके साथ इस प्रकार से संस्कार, इस प्रकार से इनको देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो एक समाज को तो मैं चाहता हूँ कि अपनी दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता है। और उत्तराखंड सरकार ने तो मैं आपकी चैनल से कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी एक्शन लिया है और SIT जाँच भी बिठा दी है।
पहाड़ों में हो रही बरसात से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं सितारगंज क्षेत्र के अकरोली गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के 7 मकान देखते ही देखते नदी में समा गए, जिससे गांव वालों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। कई परिवार अपना सामान भी घरों से नहीं निकाल पाए। मैदानी क्षेत्रों में 2-3 दिनों से पूर्व में भी 17 तारीख को और फिर परसों से जो बारिश हो रही थी, उसमें कतिपय जो गैर आवासीय मकान थे एवं कुछ मकानों में किराएदार के रूप में लोग रह रहे थे, उनको हमने पहले ही सचेत करने के उपरांत उनको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया था। सामान बहने की कोई सूचना तो है नहीं, लेकिन जो घर बहे हैं वो नदी की और छिटपुर की ज़मीन पर बसे थे और सरकारी भूमि पर बसे हुए थे, उनको पहले भी हटा दिया गया था। पहले भी हमने उनको यही कहा था कि नदी की और सरकारी भूमि पर है, उसमें अपने भवन इत्यादि का निर्माण है। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडे ने व्यापारी को जीएसटी पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया। उनके द्वारा जो है पैम्पलेट के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से और अन्य व्यापार मंडल अन्य के सहयोग के माध्यम से लोगों को जागृत किया है कि आप इस कैंप में आएँ और आप अपनी यदि कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। विशेषकर ये भी ध्यान रखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो जीएसटी रेशन की परिधि में आते हैं, लेकिन उनमें कोई कन्फ्यूजन रहता है या उनको डर लगता है कि भाई मैं ले लूँगा तो क्या होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ताकि ऑफिस और व्यापारी के बीच में कोई फासला न रहे, जो भी उनकी क्वेरीज हो उनको जो है क्वेरीज वो जो है जो संबंधित अधिकारी है उनसे पूछ सकें। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और ये पूरे प्रदेश में इस तरह के जो है कैंप्स लगाए गए हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ स्टेट टैक्स ऑफिस का भी कि आपने भी यहाँ पर मसूरी में ये कैंप लगाया, जिससे व्यापारियों को निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। ये स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जीएसटी के एम्बिट में जो लोग नहीं आए हैं उनको एम्बिट में, जीएसटी के एम्बिट में हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनको ऑनलाइन सेल करने में आसानी होगी। जो लोग ठेका टेंडर वगैरह अगर चाहिए उनको, तो इसके लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे वो रजिस्टर्ड डीलर्स जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिन्हें कि जीएसटी नंबर्स के होने की वजह से इंटर स्टेट सेल उनको करनी, प्रांत बाहर अगर बिक्री करनी हो तो उससे उनको आसानी होगी। इन सब उद्देश्यों के लिए स्टेट टैक्स ऑफिसर्स द्वारा आज यहाँ जो स्पेशल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। पौड़ी के विकासखंड कालजी खाल के अंतर्गत पट्टी असवाल सिंह के ग्राम बड़कोट मवाना में राजेंद्र सिंह की बकरी बाड़ा में रविवार देर रात 21 बकरियां और 5 मुर्गों को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। राजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग 4 बजे बकरी बाड़ा में बकरियों की आवाज सुनाई दी। जब वो पहुंचे तो गुलदार मवेशियों को मारकर भाग गया। ग्रामीणों ने लगातार क्षेत्र में बढ़ रही गुलदार की घटनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन से गुलदार से निजात दिलाने की गुहार लगाई है और मवेशी परिवार को उचित मुआवजा देने की अपील की है। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी है, जहाँ जंगल में जो बाघ वूघ छोड़ रखे हैं, इनको पकड़ के अपना जो है कि जो जंगलात का एरिया है उसमें ले जाएंगे, यहाँ न रहने दें, मतलब जिससे कि यहाँ के लोगों में जो दहशत हो। गरीब आदमी पलायन को कह रहे हैं तो पलायन कैसे करके रुकेगा, मतलब जो रहें भी तो वो ये ऐसा ही मतलब है कि वो कभी कुछ मार रहा है, कभी कुछ मार दे रहा है, तो लोग मतलब बाहर निकलने को भी मतलब है कि डर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि मतलब सरकार जो है कि पलायन रोकने के वजह से जो पलायन यहीं रहे और ये अपने जानवरों को यहाँ से उठा के और अपने जंगलात में ले जाए। यहाँ जंगलात को न कोई एरिया है न कुछ है, और यहाँ रोज़गार का भी ये कोई और साधन है नहीं बकरियों के सिवाय। इस गरीब आदमी का तो मतलब है कि बकरियों पे ही नहीं वो था रोज़ न खाना पीना, और इसको जो भी है कि मुआवजा वगैरह जो भी है जो है मवाना में श्री राजेंद्र सिंह की जो है गुलदार के द्वारा जो है 21 बकरियां जो है मारी गई हैं, जिनके जांच में जो है हमारे जो है फील्ड अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए हैं और उन्होंने उनका जो है पंचनामा करके जो है मुआवजे के लिए जो है प्रेषित करना है। इनको जो है मुआवजा मिल जाएगा और वहाँ पे जो है पूरी गश्त के लिए पूरी टीम तैनात की गई है, जो कि रात्रि भर भी वहाँ पे गश्त करेंगे और पिंजरे के लिए जो है परमिशन के लिए ऊपर भेज दिया गया। जैसे ऊपर से निर्देश होंगे उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। परसों हमारे घर में भी आया बाघ, वो गाय पी जा रही थी और बाघ उसी सामने खड़ा हुआ। अब क्या करें बच्चों के साथ में, बताओ। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन लोगों को ना, व्यवस्था कुछ ना कुछ लगाओ कर्मचारी को जो हमारे कुछ हैं। और अगर झाड़ियों के अंदर घास है, कुछ व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ रोड भी नहीं है जो हम एकदम इधर उधर जा सके।
रोड की भी कुछ व्यवस्था भी नहीं है और ना घर में कोई व्यवस्था, और बच्चों को भी कैसे करके स्कूल भेजा हम, कुछ तो बच्चों की परेशानी हो रही है, बाग ऊपर से पड़ जा रहे बच्चों के ऊपर भी, अब क्या करें हम। पौड़ी गढ़वाल के अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लोगों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को थराली सहित कोपेश्वर के स्थानीय व्यापारियों और राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह से ही व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, तो वहीं थराली में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध करते हुए अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। दुर्घटना हम इसको कह सकते हैं जो घटित हुई है, हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता जो है इसको मौत के घाट पर उतारा गया है और बहुत निगम तरीके से उसकी हत्या की गई है। इसमें आज हम प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक युवा वर्ग इसमें बहुत आक्रोशित है पूरे उत्तराखंड का। इसको देखते हुए व्यापार मंडल कोपेश्वर द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसका पूरा समर्थन व्यापारियों द्वारा दिया गया। और हमारी मांग है कि इस तरह का एग्जाम्पल सेट किया जाए सरकारों द्वारा कि जो इस तरह के कृत्य करते हैं जो लोग, वो उनकी जो है आने वाली पीढ़ियाँ भी इस तरह के कृत्य करने से डरे। तो हमारी एक मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जल्द से जल्द इसको निपटे और पीड़ित परिवार को जो है मुआवजे की राशि का शीघ्र ऐलान हो और जो है उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी लगे। हमारा मानना ये है कि मतलब और जुड़े ना जुड़े, लेकिन हमें आना चाहिए था इसमें, क्योंकि जो हमारी बहन के साथ हुआ, हमारी बड़ी दीदी लग सकती थी वो, पर जो उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं हम उस बात को समझे कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, तो ये किसी और के साथ ना हो। जैसे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी इंसान जो है कि इस तरह की कोई भी वो करने की कोशिश ना करे कि पिथौरागढ़ की तेजम तहसील के नाचनी में कल श्याम व्यापार संघ और महिलाओं के द्वारा अंकिता हत्याकांड के हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस दौरान सभी लोगों में आक्रोश था कि अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और अंकिता को उचित न्याय दिया जाए। बहुत भयानक स्थिति हो रही है उत्तराखंड में, जो महिलाओं से, जो हमारे बेटियों के खिलाफ ऐसी स्थितियों को मतलब इनको ऐसे पनाह न देना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बेटियां हैं, जो आज के दिन हमारे बेटियां बाहर पढ़ने जाते हैं, घर बार छोड़ के उनके लिए पढ़ाई, माँ बाप इतनी मेहनत उनको पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि किसी तरह तरीके के हाथ पड़े, वो बेखौफ होके अपना जीवन अपने आगे कुछ संघर्ष कर सके। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर किसी बेटी को जागरूक भी होना चाहिए अपने खिलाफ, और जो दरिंदे इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाएं और वो निडर होकर अपनी आवाज़ आगे को उठा सकते हैं। इस अपराध के लिए हम सभी इन बच्चियों के साथ हैं। जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम इनके साथ मिलजुल के हम आगे को इनके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में शहर के अंदर स्थित होटलों में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई और होटलों के दस्तावेज भी चेक किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को देख होटल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उत्सव होटल, न्यू हवेली होटल और महारानी होटल में जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर तीनों होटलों को सीज कर दिया गया। वहीं मुख्य चौक के पास स्थित कान्हा होटल को भी अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त है कि जितने भी यहाँ पर इलीगल तरीके से होटल्स या रिजॉर्ट चल रहे हैं उनकी चेकिंग कर दी जाए। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर चेकिंग की, 4 होटल की हमने चेकिंग की है, जिसमें से 3 को हमने सील कर दिया है, क्योंकि उनके पास ना तो पर्यटन विभाग, न यात्रा व्यवस्था नियमावली 2014 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन था और अन्य कई अनियमितता भी पाई गई थी। और एक होटल जिसमें कुछ अनियमितता पाई गई उसको 50,000 का जुर्माना लगाया। सर कौन कौन से होटलों को सीज किया और किसमें 50,000 का जुर्माना डाला है? 50,000 हमने ये कान्हा होटल में डाला है और बाकी हवेली होटल है और एक ये महारानी होटल है और एक ये उत्सव होटल है, तो मैं इनको हमने सील किया। तो सर खटीमा में और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी धीरे-धीरे, सबकी चेकिंग। ठीक है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत के मामले में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज डोईवाला में पूर्व सैनिकों ने जहां डोईवाला में प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, तो वहीं शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर से होते हुए डोईवाला चौक तक अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है, इसको पवित्र करने वालों को कड़ी से कड़ी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हम अंकित के मामले में ये हमारी डिमांड है
कि इनको फांसी की सज़ा हो और आगे से भी कोई ऐसा दरिंदा मिले उसको भी फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि अंकिता जो है बड़ी बहादुरी से लड़ी है, 3 आदमियों का सामना किया है और आखिर दम तक वो लड़ती रही और उसने अपने आप को नहीं बेचा। इस बहादुरी के लिए हमारी ये डिमांड है कि उत्तराखंड की सरकार जो है वो केंद्र से अनुरोध करे कि इनका नाम 26 जनवरी या 15 अगस्त के लिए बहादुरी का मेडल के लिए इंक्लूड किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम कमांडर सेवानिवृत्त शौकीन सिंह मठारू। दिल्ली से उन पर फांसी की सजा सुनाए, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो करते हैं वो बच जाते हैं, पर इस बार नहीं बचना चाहिए। उन पर जल्दी से ट्रायल होना चाहिए कोर्ट का, जिससे न्याय मिल सके हमारी बहन को। ऐसे नहीं होगी जैसे पहले और केसों में कि दोषी बच जाते हैं, पर इस साल दोषी को फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द, चाहे वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो। ऐसा होता है। अंकिता दीदी के साथ न्याय होना चाहिए। हर समय ऐसे हो जाता है, हम कहीं भी जाके ऐसे होता है। सर हमको न्याय चाहिए दीदी के लिए। आपको लगता है लड़कियां बाहर निकलने में डर रही हैं? यस सर, काम करने में भी डर रही है। सब हमारे घर वाले कहीं जाने के लिए भी मना करते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से हमें न्याय चाहिए अंकिता दीदी के लिए। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन द्वारा उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में स्थित होटलों और रेस्टोरेंट्स की जांच की गई। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के निर्देश पर किच्छा तहसीलदार सुरेश बुधला कोटी और एसएसआई गोविंद मेहता के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने क्षेत्र के होटलों और रेस्टोरेंट्स की जाँच की और जहाँ अनियमितता पाई गई वहाँ पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।